हाय, मैं ज्योतिर्मय रॉय। मैं एक जातीय समुदाय यानी कोच राजवंशी से संबंधित हूँ और हमारी भाषा इंडो आर्यन भाषाएं हैं, लेकिन मैं संस्कृत, हिंदी, असमिया और अंग्रेजी पढ़ और लिख सकता हूँ। प्रारंभिक काल में समुदाय ने उत्तर बंगाल, असम, मेघालय, नेपाल, बांग्लादेश आदि के क्षेत्र को कवर किया। वीर चिलाराय कोच राजवंश के सबसे महान योद्धा, कमांडर में से एक थे। इसका एक गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है जो इसे अद्वितीय और एकजुट बनाती है। हमारे पास अपनी पारंपरिक पोशाक है जिसमें पीला गमोसा, एंगसा और पटानी शामिल है। आइए जानते हैं वीर चिलाराय इतिहास के बारे में, जो भारत के इतिहास में लाचित बोरफुकन और छत्रपति शिवाजी महाराजा की लीग से संबंधित है। हमारी राजवंश जाति क्षत्रिय है। विश्वास सिंघा राजवंश और कामता साम्राज्य के पूर्व राजा थे। अपने स्वदेशी रूप में कोच राजवंशी की संस्कृति उनके आदिवासी वंश का प्रतिनिधित्व करती है। गमोसा का पीला रंग जीत और पवित्रता को दर्शाता है। राजा विश्व सिंघा ने सभी बोडो कछारी जनजातियों को एकजुट किया और एक राज्य की स्थापना की जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग जातीय समुदाय के बारे में जानते हैं। वो एक महान योद्धा था जो चील की तरह तेज था, इसलिए उसे अपने दुश्मनों द्वारा भी चिलाराय, संग्राम सिंघा, समर सिंह आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया था। वीर चिलाराय एक महान कमांडर और योद्धा थे जिन्होंने अहोम और त्रिपुरा साम्राज्य और उड़ीसा, भूटान, बिहार के कुछ हिस्सों आदि सहित लगभग पूरे उत्तर पूर्व पर कब्जा कर लिया था। वो कला और वास्तुकला के एक महान संरक्षक भी थे जिन्होंने गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। महाराजा नरनारायण ने अपने शासन में एक सिरन धर्म और श्रीमंत शंकरदेव को संरक्षण दिया। वो एक मजबूत और सक्षम प्रशासक थे। वो एक शक्तिशाली और कुशल प्रशासक थे। दुर्भाग्य से इस महान राजा के निधन के बाद शक्तिशाली राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। नरनारायण के पुत्र लखीनारायण और चिलाराय के पुत्र रघुदेव के बीच राज्य का विभाजन हुआ। लखीनारायण कूच बिहार में रहते हैं जबकि रघुदेव पूर्व में चले जाते हैं और कूचहाजों में राजधानी बनाते हैं। संकोश नदी ने दो नए राज्यों को विभाजित किया और यह मोटे तौर पर वर्तमान असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा है। कामता साम्राज्य का पश्चिमी आधा हिस्सा कोच बिहार के रूप में उभरा जबकि पूर्वी आधा कोचहाजों के रूप में उभरा। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से कोचहाजों के शासकों और कोच बिहार के शासकों ने एक दूसरे के खिलाफ शत्रुता बनाए रखी है। 1602 में ढाका के नवाब, मुगलों के लिए राज्यपाल, ने कोच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण और अन्य लोगों द्वारा कोचहाजों के शासक परीक्षित नारायण पर हमला किया। रघुदेव के बड़े बेटे परीक्षित ने 1616 से शासन किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धुबरी में हार गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित नारायण के पुत्र बिजीत नारायण संकोश और मानस नदी के बीच के क्षेत्र के जमींदार के रूप में और वह कोच शाही परिवार की बैजनी शाखा के संस्थापक बन गए जो अभयपुरी में बस गए। 1947 में विभाजन के बाद क्षत्रिय समिति ने रंगपुर में अपना मुख्यालय खो दिया और दिनहाटा में खुद को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि राजवंशी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई तरह के नए संगठन बनाए जा रहे थे। असम में राजवंशी को ओबीसी की एक विशेष श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था जिसे एमओबीसी कहा जाता था। इनमें से कई संगठन जैसे सिलीगुड़ी क्षेत्रीय राजवंशी क्षत्रिय समिति ने बिहार के पूर्णिया डिवीजन और असम के गोलपाड़ा जिले को पश्चिम बंगाल में विलय करने के लिए आंदोलन किया क्योंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर राजवंशी भाषियों द्वारा आबाद थे। यह 1960 के दशक में भी जारी रहा जब राजवंशी कार्यकर्ता अक्सर अपने भाषण को बंगाली से अलग मान्यता देने की मांग करते रहे। हमने मुख्य रूप से भूमि किसानों के लिए काम किया जिन्हें दार चुकानेदार कहा जाता था। उनके ऊपर चुकंडियार और जोतदार थे और शीर्ष पर जमींदार थे। कुछ राजवंशी जमींदार या जोतदार थे। उदाहरण के लिए प्रताप चंद्र सिंघा गौरीपुर, धुबरी, असम के जमींदार थे और मेरे दादा तारिणीकांत रॉय उस समय असम के तमारहाट, धुबरी के जोतदार थे। कोच राजवंशी संस्कृति के मुख्य संगीत रूप भवैया, बिसोरी पाला, कुशांग गान हैं। इस तरह के प्रदर्शन के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। डोटोरा, सरिंद्र और बेना जैसे स्ट्रिंग वाद्य यंत्र, तासी, ढाक, खोल, देसी ढोल और मृदंग जैसे डबल मेम्ब्रेन वाद्य यंत्र, काई, खरताल जैसे गोंग और घंटी और सनई, मुखबंसी और कुपा बंसी जैसे पवन वाद्य यंत्र। उस समय के मुगल सम्राट ने बाद में उन्हें थाना रंगमती के कानूनगो, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी के समान की शक्तियां प्रदान की और उन्हें विशाल भूमि प्रदान की गई। परिवार को तब रंगमती बरुआ के रूप में जाना जाने लगा। प्रताप चंद्र बरुआ ने 1850 में अपनी संपत्ति का मुख्यालय रंगमती से गौरीपुर स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने देवी महामाया के लिए एक मंदिर की स्थापना की और महामाया के उपनाम गौरी के नाम पर इस स्थान का नाम गौरीपुर रखा। 1880 में प्रताप चंद्र की मृत्यु हो गई जिससे कोई बच्चा नहीं बचा, जिसके लिए उनकी पत्नी रानी भवानी प्रिया ने प्रभात चंद्र बरुआ नामक एक बेटे को गोद लिया और 1896 तक अपने नाबालिग दत्तक पुत्र के नाम पर प्रशासन चलाया।
राजा प्रभात चंद्र बरुआ ने 1896 में जिम्मेदारी संभाली, जो गौरीपुर राज एस्टेट का अंतिम जमींदार था। 1940 में उनकी मृत्यु हो गई और संपत्ति ट्रस्टी के तहत रखी गई थी, उनकी इच्छा के अनुसार, जो उनकी मृत्यु से पहले निष्पादित की गई थी। प्रभात चंद्र बरुआ की 2 पत्नियां थीं, सरजाबाला और शारदाबाला। रानी सरजाबाला की लाइन से उनके 5 बच्चे थे, जिनके नाम प्रमथेश बरुआ, प्राकृतिश बरुआ, राजकुमार निहार बाला, राजकुमारी नीलिमा सुंदरी और राजकुमार प्रणबेश चंद्र बरुआ थे। छोटी रानी की पंक्ति से उनके 3 बेटे थे, अमल चंद्र बरुआ, अजय चंद्र बरुआ और अजीत चंद्र बरुआ। राजकुमार प्राकृतेश चंद्र बरुआ, लालजी, गौरीपुर राज एस्टेट की ट्रस्ट संपत्ति के कार्यकारी थे, और उनकी बेटी प्रतिमा बरुआ इस कट्टरपंथी फैसले की गवाही देती हैं। वो असम और बंगाल में एक घरेलू नाम बन गई और गोलपारिया लोकगीतों को एक अलग स्तर पर ले गई। गदाधर नदी के तट पर स्थित मटियाबाग पैलेस या गौरीपुर राजबाड़ी ग्वालपोरिया की लोकरानी प्रतिमा बरुआ पांडे का निवास स्थान था, जो गौरीपुर के डॉक्टर धीरेन्द्र दास द्वारा लिखित पुस्तक है हस्तीर कन्या से अनुकूलित था। प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री प्रमथेश चंद्र बरुआ भारतीय फिल्म उद्योग के पूर्व निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता, और पद्मश्री प्रतिमा पांडे बरुआ इस स्थान से संबंधित हैं। 2019 के एक शोध के अनुसार कोच राजबोंशी समुदाय में कृषि, नृत्य, संगीत, चिकित्सा पद्धतियों, गीत, व्यवसाय, रक्षा क्षेत्र, संस्कृति और भाषा की मौखिक परंपरा है। आदर्श रूप से जनजाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान स्थानांतरित करती है।